नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने रीट के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव, देखिए सूक्ष्म जीव, इसमें हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों के किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं, लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे जीव जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और हम उन्हें अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वे सभी सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। तो ऐसे सजीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं वो सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है, सवाल ये उठता है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है। तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है, यह उसको आवर्धित करके यानी कि बड़ा करके दिखाता है, तो यह सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब आइए अब सूक्ष्म जीवों के बारे में देखते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि एक जल की बूंद में भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। एक जल की बूंद में भी, एक पानी की बूंद में भी बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। देखो, ये हवा में भी होते हैं, पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, गर्म जल में होते हैं, बर्फीले क्षेत्र में होते हैं, दलदल में होते हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाते हैं। ये जीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर भी है। यह माना गया है कि प्रति 1 ग्राम मिट्टी में, देखिए 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जो है, जो मैंने कि 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की हम संरचना देखते हैं। देखिए, अमीबा इस टाइप से होता है, ये अमीबा है। ये पैरामीशियम है, ये वायरस है, इस टाइप से वायरस है। ये जीवाणु है हमारे। कवक, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं या फफूंद कहते हैं। शैवाल, जिसे हम काई कहते हैं, काई ऐसी होती है। कवक इस टाइप से भी होता है। एवं यह है मशरूम। तो ये सारे के सारे ये सूक्ष्म जीव है। अब आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों के प्रकार कितने हैं। तो सूक्ष्म जीवों के अगर प्रकार देखे जाए तो उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। तो ये निम्न रूप से 6 प्रकारों में बांटे गए हैं। कौन कौन से, देखिए विषाणु है, माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। 6 प्रकार से इनको बांटा गया है। तो देखो, विषाणु क्या होते हैं। विषाणु के बारे में हमने पहले भी एक बार देखा था कि यह बहुत ही छोटी संरचनाएं होती है। यह निर्जीव व सजीव की योजक कड़ी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। इसमें सजीव व निर्जीव के दोनों गुण पाए जाते हैं। यह प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी सजीव में प्रवेश करते हैं ये वृद्धि करते हैं, यानी कि सजीव बन जाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, जैसे टीएमवी का मतलब क्या, टोबैको मोजेक वायरस। इसके अलावा HIV, जिसे एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं HIV का। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, देखिए माइकोप्लाज्मा देखिए सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। इसीलिए मैंने इसको अलग से ज़्यादा पहले ही लाल रंग से किया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे छोटी कोशिका है। इसके अतिरिक्त यह देखिए, इसके कारण पादपों में बैंगन का लघुपर्ण रोग होता है, और जो तिल है, तिल की फिल्लोडिक नामक रोग भी इससे होता है। तो देखिए, बैंगन में कौन सा रोग होता है, लघुपर्ण, और तिल की फिल्लोडी नामक रोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इसे पादप जगत में बहुरूपिया, पादप जगत का बहुरूपिया कहते हैं। बहुरूपिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती और ये अपना आकार बदल लेता है, इसलिए इसको बहुरूपिया कहते हैं। पादप जगत का बहुरूपिया। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप जगत में जो कोशिका होती है, ये कोशिका, उसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, जिसके कारण उसका आकार निश्चित होता है। पादप कोशिका अपना आकार चेंज नहीं कर पाती, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती और ये अपना आकार चेंज कर सकता है, इसलिए इसे बहुरूपिया कहते हैं। आगे देखते हैं जीवाणु। तीसरा टाइप है जीवाणु। देखिए, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक संरचना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उदाहरण क्या है इसके, लैक्टोबैसिलस जो हमारे दही में होता है, और ई कोलाई, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए और बात है कवक को फफूंद भी कहते हैं, फंगस भी कहते हैं, और कवक तो है इसका नाम। कवक, देखिए कवक एक कोशिकीय भी हो सकता है और यह बहुकोशिकीय भी हो सकता है। एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय होता है।
इनमें पर्णहनित नहीं पाया जाता, जिसके कारण अपना खाना खुद नहीं बना पाते। इसके कारण कई रोग भी होते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से रोग, जैसे गेहूं पर पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, ये रोग होता है इसके कारण। एवं जो बाजरे पर स्केलेरोस्पोरा ग्रामीणी कोला, जोगन रोग होता है। तो ये रोग के कारक है, इस टाइप से है। देखिए कुछ कवक शैवालों के साथ में सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कवक और शैवाल आपस में मिलकर रहते हैं, मिलकर रहने को हम सहजीवी कहते हैं। तो ये भी वैसे आगे आएगा, फिर भी अब देख लेते हैं एक बार यहीं पर कि कवक और शैवाल आपस में मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं। और ये दोनों मिलकर जब रहते हैं तो एक संरचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन कहते हैं। तो याद रखिएगा, आगे आ सकता है लाइकेन, आएगा वो डेफिनेटली आगे आएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। ये भी एक कोशिकीय जीव है और ये प्रोकैरियोटिक ये यूकेरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? यूकेरियोटिक। वो हम आप आगे समझेंगे इसको। देखो इसके उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम, ये ध्यान रखिएगा। वो आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है रीड में कि बताइए प्रोटोजोआ के उदाहरण कौन सा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल है। अब शैवाल, देखिए ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय हो सकते हैं और ये पादप है, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ये पादपों में आते हैं। ये तालाबों में, नदियों में, पोखरों में, नालों में और जहाँ पर भी नम जमीन होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके उदाहरण क्या है? देखिए जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये ध्यान रखना। देखो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यही आ सकते हैं एग्जाम में, रीट में यही आएगा। इसके एग्जाम्पल से पूछेंगे आपसे। देखिए ये दोनों एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक है और एक कोशिकीय। यूकेरियोटिक का मतलब है कि डेवलप सेल है और एक कोशिकीय है। इसके अलावा जो स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये भी यूकेरियोटिक है लेकिन ये बहुकोशिकीय है। तो पूछ सकते हैं कि बताओ वो कौन सा शैवाल है जो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है? तो हमें बताना है क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला। बहुकोशिकीय स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। इसके अलावा जो नील हरित शैवाल है, देखिए नील हरित शैवाल, ये बहुकोशिकीय है लेकिन ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है, अनडेवलप सेल है, अविकसित सेल है। ये हमें ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने 6 टाइप के सूक्ष्म जीव देख लिए। अब हम कुछ लाभदायक के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से लाभदायक है। लाभदायक कौन कौन से लाभदायक, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें वही मैंने अंडरलाइन किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिविजन कर सकें। तो आप देखिए जैसे कि दही जमाते हैं तो दही में एक बैक्टीरिया उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो पूछ सकते हैं बताइए दही में कौन सा आता है? निश्चित रूप से ऐसे ही आएंगे। तो दूध को दही में कौन बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है। और लाभ देखते हैं हम। देखिए सूक्ष्म जीवों से और क्या लाभ है? देखिए और लाभ क्या है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य सामग्री निर्माण, इनसे खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाता है। क्या? जैसे देखिए अभी हमने देखा कि दूध से दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, ठीक, सिरका आदि बनाने में इसका उपयोग है। कैसे? देखिए जो डबल रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, राइट, या फिर जो जलेबी होती है, उसके घोल को स्पंजी बनाने के लिए, उसका खमीर उठाने के लिए उसमें ईस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ईस्ट नामक बैक्टीरिया मिलाते हैं। इसी प्रकार से देखो क्लोरेला, देखिए आगे भी आएगा। क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला का उपयोग कहाँ किया जाता है? सूप बनाने में, खाद्य सामग्री बनाने में एवं आइसक्रीम बनाने में क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। औषधि निर्माण में, तो औषधि निर्माण में देखिए एक है जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनस, इस जीवाणु से विटामिन B12 बनाया जाता है। इसी प्रकार से एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई, इस नामक जीवाणु से एंटीसेप्टिक बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, प्रतिरोधक बनाया जाता है। इसी प्रकार से पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। देखिए ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक किस सूक्ष्म जीव से बनाई जाती है? तो हमें याद रखना कवक से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा इनसे टीके व प्रतिजैविक भी बनाए जाते हैं।
एवं अब देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये भी आ सकता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली इन्हीं में से आएगा। ये रेट कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा, आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको 4-5 बार इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आप पूरे कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए पौधे, हमें पता है कि वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पादप इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, सीधे वो अंदर नहीं ले सकते अपनी बॉडी में। जब ये दूसरे यौगिकों में बदलती है तभी इसको उपयोग में ले पाते हैं। तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को यौगिक में बदलने का काम बैक्टीरिया करते हैं, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो यह काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नाइट्रोजन को यौगिक में रूपांतरित करने को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं या फिर नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। सबसे पहले बात तो ये हो गई। सेकेंड, अब जैसे देखिए कुछ दलहनी पौधे हैं, दलहनी पौधे जिनसे दाल बनाई जाती है। कौन कौन से दलहनी पौधे? मूंग है, मोठ है, चना है, मटर है। इनकी जड़ों में गुलिकाएं पाई जाती है जिसे हम नोड्यूल्स कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। देखिए ये रूट नोड्यूल्स है, ये जो आपको साइड में दिख रहा है, ये इनकी जड़ों में देखिए जड़ें, इनकी जड़ें फूली हुई है, ये नोड्यूल्स है जिसको हम कह सकते हैं गुलिकाएं के हैं। इनमें बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस पौधे के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो इनमें होता है? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। ये भी एक हो गया कि दलहनी पौधों के जड़ों में कोई क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। देखिए आप जब एग्जाम देके आएंगे और आप वापस आके इन वीडियो को देखना, तो डेफिनेटली साइंस के क्वेश्चन सारे इन्हीं में से आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा और मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ों पर टिक लगवा भी नहीं रहा हूँ। अब देखिए हमने देखा कि जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या काम करता है? ये नाइट्रोजन को यौगिक में चेंज करता है। कौन से यौगिक में? नाइट्रेट में चेंज करता है। देखिए यौगिक का नाम भी नाइट्रेट, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में, कौन सा यौगिक? नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ होती है, राइट, भूमि उपजाऊ होती है। और इसी नाइट्रेट को पौधे पानी के अंदर घोलकर जड़ों से सोख लेते हैं और उनको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। जब भी कोई जंतु या जीव पादप मृत होते हैं तो उनका शरीर टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, यानी कि अपघटन हो जाता है। और अपघटन होने के बाद उनके बॉडी में जितनी भी नाइट्रोजन होती है वो वातावरण में मिल जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। और जीवाणुओं के द्वारा यही नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके पुनः पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है, जंतुओं के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो इस चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या उपयोग है ह्यूमस के बनाने में। आपको पता है कि कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसकी बॉडी का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, फिर वो वापस मिट्टी में मिल जाता है जिससे ह्यूमस बनता है। तो जीवाणुओं के द्वारा मिट्टी, पत्ती, गोबर, इन सब को अपघटित कर ह्यूमस में बदला जाता है जिससे मृदा उपजाऊ बनती है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है टूथपेस्ट बनाने में। तो जेंथोमोनास कैम्पेट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हानिकारक सूक्ष्म जीव, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो सूक्ष्म जीव है वो हानिकारक है। हानिकारक भी है, निश्चित रूप से बहुत सारे हानिकारक है। तो देखिए रोग उत्पन्न करने वाले, तो बहुत से ये रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए टीबी, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग, ये सब सूक्ष्म जीवों से होते हैं। एंथ्रैक्स सूक्ष्म जीवों से होते हैं। गाय में खुरपका, मुंह पका, सब ये सूक्ष्म जीवों से होते हैं। इसके अतिरिक्त नींबू का कैंकर जीवाणु से होता है। गेहूं की रस्ट कवक से होती है। भिंडी की पीत, सीरा, मोजेक वायरस से होता है। इस टाइम से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ओके, तो देखिए इसमें यह आ सकता है कि बताइए नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो किससे होता है? देखिए जीवाणु से होता है।
गेहूं की रस्ट किससे होती है? किससे? कवक से। भिंडी का पीत सीरा मोजे के किससे होता है? वायरस से। गाय में खुरपका या मुंह पका किससे होता है? तो वायरस से। ये इस टाइप से आएंगे, उनका नाम नहीं पूछेगा कि कौन सा वायरस है, इनमें सिर्फ इतना पूछेगा कि ये किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, या फिर किसी और से होता है। अब खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना, इसके अलावा देखिए ये भी नुकसान है, ये हमारे खाने को खराब कर देते हैं। जैसे कि हमने बाहर रोटी रखी तो उस पर कवक जम जाती है, तो ये अनाज दाल सबको खराब करते हैं। बस ये एक इनका नुकसान है। खानों को विषाक्त कर देते हैं, पॉइजनस कर देते हैं। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये जीवाणु जो है वो खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उल्टी दस्त होने लगते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाला है। इसके अलावा बहुमूल्य वस्तुओं को भी नष्ट करते हैं ये, ठीक, जैसे कागज वगैरह सब कुछ बाहर पड़े रहते हैं तो इन पर ये जम जाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। इसके अलावा देखो बचाव कैसे कर सकते हैं हम? बचाव, इन्हें पानी कम से कम हो तो इनको धूप में सुखा दिया जाए, ठंडी जगह फ्रीजिंग कर कर भी कर सकते हैं। अचार बनाने में तेल डालते हैं, मुरब्बे में हम शक्कर डालते हैं जिससे खराब नहीं होते हैं। सिरके का उपयोग कर सकते हैं भोजन में। इसके अलावा जैसे अगर हमें कुछ स्टोर करना है, दाल वगैरह गेहूं वगैरह, तो उसमें नीम की पत्तियां डाल सकते हैं या फिर पारद की गोली डाल सकते हैं, उससे भी ये सुरक्षित रहते हैं। तो अब खाद्य परिरक्षण, देखिए जो हम चीज़ें खाते हैं वो खराब नहीं हो, उसके अलावा इसके लिए हम उसमें कुछ मिलाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य परिरक्षण। ओके, तो देखिए क्या क्या मिलाते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं खाद्य परिरक्षण क्या है। खाद्य पदार्थों एवं भोजन की पौष्टिकता गुणवत्ता को यथावत वैसा का वैसा बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाद्य परिरक्षण कहते हैं, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अब देखते हैं इसके तरीके क्या है, खाद्य परिरक्षण के तरीके क्या है, इसके तरीके देखते हैं, क्या तरीके हैं इसके। पहला है फ्रीजिंग, शीतलन, ठंडा कर दो, कम टेम्परेचर पर रख दो। तो हम फ्रिज में रखते ही हैं, जैसे बहुत कम तापमान पर स्टोर करना है, क्या कहलाता है? शीतलन कहलाता है। आइए निर्जमीकरण, निर्जमीकरण का मतलब क्या होता है? कि जीवाणुओं को मारना। जैसे कि सुई को पहले के समय में कांच की जो जो सुई लेते थे इंजेक्शन वाली, उसको क्या करते थे? वो पानी में उबालते थे, इसी को क्या कहते हैं? निर्जमीकरण। क्या कहते हैं? निर्जमीकरण। पर देखिए आजकल ऐसा करते नहीं है कि इंजेक्शन को उबालो, क्योंकि वो एक ही बार यूज में लेके उसको फेंकते हैं, इसलिए आजकल इसका एक ही बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए गर्म करने से, पानी में उबालने पर ये क्या, तो जीवाणु रहित हो जाते हैं, इसी को हम निर्जमीकरण कहते हैं। इन्फेक्शन की सिरिंज एवं सुई को उबलते हुए जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया ही निर्जमीकरण कहलाती है। इसके अलावा देखिए हम और निर्जमीकरण एक तो हम पानी में उबाल कर सकते हैं, इसके अलावा एक उपकरण भी आता है जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं। देखिए ये भी आ सकता है, ऑटोक्लेव नामक यंत्र होता है जिसमें भाप बनती है और उसमें ये हो जाते हैं, तो ये प्रेशर कुकर की तरह ही होता है ये भी, तो इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यूवी पराबैंगनी किरणों से भी हम रोगाणु रहित कर सकते हैं। ठीक है, एक है पाश्चुरीकरण। देखो पाश्चुरीकरण क्या होता है, जो जैसे हम दूध लाते हैं, अमूल का है किसी भी कंपनी का, सरस का है किसी भी कंपनी का, वो थैली में आता है, तो उसको किस प्रकार से उसको ये करते हैं, तो यही पाश्चुरीकरण है। वो क्या करते हैं, देखिए पहले उस दूध को या किसी भी चीज़ को वो 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, उबालते हैं, फिर वो ठंडा करते हैं। ऐसा 2-3 बार करते हैं जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। क्या कहते हैं इसको? पाश्चुरीकरण। इसके अलावा डिब्बे से हवा निकाल कर बंद कर दिया जाता है जिससे जीवाणु निकल जाए, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो इस प्रकार से हम इसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा एक निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का वही बाहर सुखाया जाना, पानी पूरा निकाल दो तो निर्जलीकरण है। जैसे अनाज वगैरह को स्टोर करने से पहले हम उसका निर्जलीकरण कहते हैं। देखिए जीवाणुओं से मुक्त करना निर्जमीकरण, और ये निर्जलीकरण। उबाल कर, हम जानते हैं कि अगर पानी गंदा है तो उसको उबालेंगे तो वो सही हो जाएगा, इसलिए हम पानी दूध को भी उबालते हैं। रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे जो जितने भी खाने वाली चीज़ें आती है मार्केट में, अचार वगैरह, उनको क्योंकि बहुत लंबे समय तक स्टोर रहते तो उनको स्टोर करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है जिसे परिरक्षक कहा जाता है। ये कौन कौन से, देखो ये जरूर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, इनका उपयोग किस में, देखो शरबत वगैरह, जो एक स्क्वाश आती है उसको
केचप वगैरह इन सबको, ताकि लंबे समय तक सही रहे, तो इनमें ही मिलाया जाता है। इसके अलावा देखिए नमक मिलाकर, शक्कर मिलाकर, तेल और सिरके का उपयोग करके भी, जैसे हम अचार वगैरह, जैम वगैरह, जेली वगैरह इन सबको, सब्जियों को इनको स्टोर कर सकते हैं इससे। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके भी हम कर सकते हैं, सिर्फ जैसे सरफेस को साफ करते हैं ना, पोछा वोछा लगाने फिनाइल डालकर। इसके अलावा जल को रोगाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमेट आदि मिला दिया जाता है। इसके अलावा कार्बोलिक अम्ल का उपयोग भी कीटनाशक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना हमको कि देखिए जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि, जबकि कार्बोलिक अम्ल का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो देखिए ये हमने आज लेसन पढ़ा कि सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को सिर्फ सूक्ष्म दृष्टि से ही देखा जा सकता है। दूसरी बात, 6 प्रकार के होते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, माइकोप्लाज्मा। देखिए जीवाणुओं का उपयोग कई जगह किया जाता है, खाद्य वगैरह में किया जाता है, डबल रोटी में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्लोरेला, तो क्लोरेला नामक जीवाणु का उपयोग, एक कोशिकीय जीव का उपयोग किसके, ये शैवाल है, इसका उपयोग खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है। पेनिसिलिन कवक से मिली थी, कौन से कवक से, पेनिसिलियम नामक कवक से। इसके अलावा मटर के पौधे में बताइए दालों में कौन सा, दालों की जड़ों में कौन सा रहता है, दलहन में कौन सा रहता है, तो जीवाणु रहता है राइजोबियम जीवाणु, जो क्या करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। सूक्ष्म जीवों से रोग भी उत्पन्न होते हैं, फ्रीजिंग वगैरह इसको बचाया जा सकता है, यानी कि खाने को सुरक्षित रखा जा सकता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन से पीछे से आता है, तो आपको जरूर याद करना है। ये सूक्ष्म जीव है, इसमें देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उपयुक्त सभी, कवक, विषाणु, कवक सभी है। इसके अलावा देखो दोनों का सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, तो सिंपल से विषाणु है। प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, देखिए यह है पेनिसिलिन। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव कौन है, अमीबा है। और देखिए सूक्ष्म दर्शी की सहायता से किसको जो देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीवों को। किसका उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है, क्लोरेला, क्लोरेला। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। एवं जल को निकालने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। देखिए विषाणु एड्स से, जो वायरस है, विषाणु राइजोबियम है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ईस्ट क्या करता है, किण्वन करता है। और लैक्टोबैसिलस दही में होता है, दही में होता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव है तो हमें प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।